आज स्ट्रेंथ कम कैसे? टेस्ट वेस्ट है क्या आज? अच्छा ठीक है भाई, इधर देखो। आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है आप सब लोग जानते हो वैसे तो, खैर मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके पर्यावरण के अंदर अवांछित एवं हानिकारक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का समावेश, जिसकी वजह से आपका जो पर्यावरण है उसका भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्वरूप जो होता है वो परिवर्तित हो जाए, ये क्या कहलाता है? आपका प्रदूषण कहलाता है। क्लियर है? तो एक बार डेफिनेशन लिखो सब लोग। पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक तत्वों का समावेश, जिसके कारण पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब यही डेफिनेशन सभी प्रदूषणों के लिए रहने वाली है। जैसे वायु प्रदूषण की अपन बात करेंगे तो वायु के अंदर अवांछित सब का समावेश, जल प्रदूषण की बात करेंगे तो जल के अंदर अवांछित तत्वों का समावेश। ठीक है, क्लियर रहेगा? भूमि प्रदूषण की बात करेंगे तो भूमि के अंदर अवांछनीय तत्वों का समावेश की अपन बात करेंगे, जो भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर दे, अनुपजाऊ कर दे। ठीक है ना? तो डेफिनेशन कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। प्रदूषण के प्रकार अपन बात करें, सब लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कौन कौन से होते हैं? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं सुना? यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह, परमाणु बम वगैरह, उनमें से विकिरण उत्सर्जित होती रहती है, वो विकिरण जो होती है मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए वो जो प्रदूषण है वो आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो गया। लिख लिया? चलो, नेक्स्ट आता है आपका प्रदूषक। प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स। प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषण फैलाए वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को
प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो अब यहां से बनेंगे। प्रदूषकों के प्रकार, प्रदूषकों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, पहला आता है आपका प्राथमिक प्रदूषक। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। इधर देखो भाई, प्रदूषकों की अपन बात कर रहे हैं। प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक है वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषकों के प्रकार की अपन बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। एक होता है प्राथमिक प्रदूषक, एक होता है द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, एक क्या है? प्राथमिक प्रदूषक, दूसरे क्या है? द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, प्राथमिक तो कौन से होते हैं और द्वितीयक कौन से होते हैं, बात ये है। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे के सीधे वातावरण के अंदर मिल जाए। ठीक है, सीधे के सीधे वातावरण में डायरेक्ट जाकर के मिल जाए, वो इस प्रकार का अगर कोई प्रदूषक है तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कि CO2 गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, ये उत्सर्जित हुई वायुमंडल के अंदर जाकर के मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषकों की। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में जाकर के, पहले वातावरण में गए, वहां पे जाने के बाद में वातावरण में उपस्थित कोई सा भी तत्व हो सकता है, जलवाष्प हो सकती है या कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, उनके साथ में क्रिया करके एक अलग प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, एक अलग प्रोडक्ट बनाए, तो वो जो प्रोडक्ट नया बनता है वो जो प्रदूषक है वो आपका सेकेंडरी प्रदूषक कहलाता है या द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। यानी कि जो सीधे वायुमंडल में जाकर के प्रवेश करके प्रदूषण फैलाए वो तो कौन से हो गए? प्राथमिक। और जो वातावरण के अंदर सीधे ना होकर के वातावरण के अंदर उपस्थित जो तत्व हैं उनके साथ में क्रिया करके एक तीसरे प्रकार का तत्व बना ले, इस प्रकार से वो जो प्रदूषक होगा वो कौन सा कहलाएगा? द्वितीयक प्रदूषक कहलाएगा। द्वितीयक प्रदूषकों के अगर एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि धरातलीय ओजोन। धरातलीय ओजोन डायरेक्ट उत्सर्जित नहीं होती है, डायरेक्ट उत्सर्जित नहीं होती है, वो वातावरण में ऑक्साइडों के साथ में क्रिया करके फिर ओजोन का निर्माण करती है। ठीक है ना, जब अपन ये जो डीजल जो पेट्रोल से इनसे चलने वाले जितने भी साधन संसाधन होते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल से चलने वाले इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का और इनके साथ में संपर्क करने की वजह से फिर ओजोन का निर्माण होता है। तो जो धरातलीय ओजोन होता है वो किसका एग्जाम्पल आता है? आपका द्वितीय प्रदूषक का। इसके अलावा धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरा क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर जमा हो जाता है ना, स्मॉग जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉग क्या होता है? द्वितीयक प्रदूषक होता है। इसी प्रकार से PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, PAN भी क्या होता है? आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होता है। इसी प्रकार से एसिड रेन की अपन बात करते हैं, H2SO4 बनता है। H2SO4 जो होता है वो कैसे बना? पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जाकर के फिर वहां पे जितना भी सिस्टम है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह है, उनसे तो नाइट्रिक एसिड बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड का अपन जब अम्ल वर्षा पढ़ेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो बन रही है, वहां के जो ऑक्सीजन है उसके साथ में क्रिया करके फिर जो H2 है, जलवाष्प है, उसके साथ में क्रिया करके H2SO4 का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो वो वातावरण के साथ में क्रिया करके एक अन्य उत्पाद बना रहा है, तब जाकर के बना ना। तो अम्ल वर्षा अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो किसका एग्जाम्पल हुआ? द्वितीयक प्रदूषक का। याद रहेगा,
ठीक है, तो वही चीज अपन को लिखनी है। तो प्राथमिक प्रदूषक की अपन बात कर रहे हैं। वे प्रदूषक जो सीधे वातावरण में प्रवेश करके प्रदूषण फैलाते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि CO, CO2, SO2, ठीक है, जल वाष्प, निलंबित कणिका में पदार्थ, सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर बोला जाता है इनको, SPM। क्या बोला जाता है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर। जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो आप साधन चलाते हो, मिट्टी के कण जो उड़ते हैं, जो खनन करते हो आप, तो खनन करने की वजह से जो उड़ते हैं, ठीक है, वो कण भी जा करके सीधे वातावरण के अंदर मिल गए, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में इनमें तकलीफ होती है, ठीक है, वो प्रदूषण फैला रहे हैं ना। तो ये किसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आप सबके? प्राथमिक प्रदूषकों के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ भाई, कौन बोला? क्या? निलंबित कणिका में पदार्थ, सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर। हाँ, इसी का तो मतलब बता रहा हूं। इंग्लिश में निलंबित कणिका में पदार्थ को कहा जाता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर। ये हिंदी में लिखा हूं, इंग्लिश में इसको SPM बोला जाता है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर। सस्पेंडेड का मतलब निलंबित, पर्टिकुलेटेड का मतलब कणिका में, मैटर का मतलब पदार्थ, ठीक है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर। तो ये सब के सब क्या है? आपके प्राथमिक प्रदूषक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, करें आगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। इसमें लिख सकते हो वे प्रदूषक जो वातावरण में उपस्थित जल वाष्प तथा अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके अन्य उत्पाद बनाते हैं, तो इन नए उत्पादों को द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, धरातलीय ओजोन, धरातलीय ओजोन। और एग्जाम्पल लिख सकते हो PAN, परॉक्सी एसिटाइल
नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। एक होता है PBN, परऑक्सी ब्यूटिल नाइट्रेट होता है, ठीक है। एक होता है PPN, परऑक्सी प्रोपिल नाइट्रेट होता है, ठीक है। परऑक्सी ब्यूटिल नाइट्रेट, परऑक्सी प्यूपिल नाइट्रेट, PPN, ठीक है। इंपॉर्टेंट बेटा यही है, इसलिए मैं एक की फुल फॉर्म लिखाया हूँ ना, बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर जो पूछा जाता है एग्जामों में PAN ही पूछा जाता है। बाकी मैंने बता दिया है, A से एसिटाइल बनता है, B से ब्यूटाइल बनता है और P से प्रोपाइल बनता है, ठीक है। यहां पे मैं बीच में लिख दूं ब्यूटिल, और यहां पे प्रोपिल। ये परऑक्सी ऐसा कैसा रहेगा, नाइट्रेट ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा स्मॉग, धूम्र कोहरा, दिख रहा है पीछे। अब ये ब्यू है, ब्यू। प्रोपिल PPN। इसके अलावा और लिख सकते हो आप धूम्र कोहरा, धूम्र कोहरा, इसको बोलते हैं स्मॉग। इसके अलावा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किन किन की वजह से होती है, तो H2SO4, HNO3 और H2CO3, ठीक है ना। ये C मत कर देना, ये कोष्टक है ना, ये कोष्टक है ना। लिख लिया। ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कौन सी जगह पे, PEROX, ठीक है भैया, ले कतई सही सही लिखते हैं, लो लो को लो। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, अब दिखा अच्छे से। इसका लिखना है तो यही परऑक्सी ब्यूटाइल नाइट्रेट, और तीसरे नंबर वाला जो है ना, इसका परऑक्सी तो ऐसा ही रहेगा, यहां प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। और ये नाइट्रेट भी ऐसा कैसा रहेगा, अब ठीक है। अब कोई दिक्कत, चले आगे। ये मैंने आपको बताया है किस आधार पे, इनकी उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं इनके निपटान के आधार पे। दूसरा कौन सा है, निपटान के आधार पर, अभी बता रहा हूं।
निपटान का मतलब हुआ कि इनका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज जब होते हैं, ये अपघटित जब होते हैं, ठीक है, अपघटन जो हो रहा है इनका, वो अपघटन किस मतलब जो खत्म होने, अगर सिंपल सी बात में समझे तो ये वातावरण से खत्म भी होने चाहिए, तो खत्म होने के आधार पे, वातावरण से निपटान के आधार पे, निपटा दिया मतलब हिंदी में अपन कहते हैं ना निपटा दिया ना, वो वाला निपटान है। ठीक है, तो इनके निपटान के आधार पे कि मतलब कौन कौन से तो निपट सकते हैं, कौन कौन से नहीं निपट सकते हैं, या कौन कौन से धीरे धीरे निपट सकते हैं, ठीक है ना, वो वाली बात अपन कर रहे हैं। तो निपटान के आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं ये। पहला होता है जैव निम्नीकृत, जैव निम्नीकृत प्रदूषक, इंग्लिश में याद रख सकते हो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जैव निम्नीकृत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जिनको, जो जितने भी आपने अपन ने देखे थे ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक देखे थे, तो जो अपघटकों के द्वारा, जो अपघटकों के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाएं, यानी कि अपघटित कर दिए जाएं या निपटा दिए जाएं, तो इस प्रकार के यदि कोई प्रदूषक हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं आपके जैव निम्नीकृत प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। समझ में आया? ऐसे प्रदूषक जो कि अपघटकों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, वे प्रदूषक क्या कहलाते हैं आपके जैव निम्नीकृत या बायोडिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेड कर दिया उनको किसने? जैविकों ने, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उन्होंने। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात करूं, तो जैसे आपका सीवेज होता है, सीवेज क्या होता है जानते हो? नहीं जानते? आपका जो मलमूत्र वाला जो पानी जाता है, टट्टी पेशाब जो आप करते हो, जो घर का कचरा वगैरह जिसमें जाता है, वो पूरा का पूरा जो पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, देखा होगा ना, एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, आपके घरों से अंदर से एक पाइप जाता है, जो बाहर की जो सीवरेज लाइन होती है, आप लोग घर के आगे देखते हो ना सीवरेज लाइन, सीवरेज लाइन सुना होगा ना नाम, क्या भैया आपने के घर की लेटरिन वगैरह जितने भी होती है उन सबको किसमें डाल देते हैं? बाहर वाली जो नगर पालिका की सीवरेज लाइन होती है उसके अंदर डाल देते हैं, फिर वो बह करके चल जाता है। गाँव के अंदर सीवरेज लाइन होती नहीं है, तो गाँव में अपन क्या करते हैं, लेटरिन बनवाते हैं तो एक गड्ढे का निर्माण करवाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर फिर वो बायोडिग्रेड, अब आप अगर बायोडिग्रेडेबल नहीं होता तो वो गड्ढा कभी मतलब तुरंत बढ़ जाता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता थोड़ा बहुत दिन में तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से क्या होता है, वो अपघटित होता रहता है, फिर बहुत लंबे समय बाद जाकर के उसको पूरा बढ़ता है, वो खाद के रूप में निकलता है ना, फिर लास्ट में जाकर के कहते हैं भैया हमारा वो जो है चौक हो गया, फिर उसको निकलवाते हैं, वो टैंकर आता है वो निकाल करके ले जाता है, आता है ना। तो वो वाला जो सिस्टम है आपका वो बायोडिग्रेडेबल वाला है, ठीक है, क्लियर है? जो कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं वो सबके सब क्या है आपके डिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको अपघटित कर दिया जाता है, ठीक है। अपन का जो सीवेज होता है उसमें क्या होता है, आप लोग जो खाना खाते हो पीते हो वही तो जाता है भाई, जिस चीज को आपने छोड़ दिया, जिस चीज का आपका शरीर भोजन का पाचन नहीं कर पाता है, वो अपशिष्टों के रूप में निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखते हो अगर आप लोगों के अंदर से अपशिष्टों के अंदर से कुछ भी नहीं बचता कार्बनिक पदार्थ, तो उसको कोई और जानवर थोड़ी खाता, लेकिन आप देखते हो कि आप जो पोटी करते हो उसको सुअर खा जाते हैं, खा जाते हैं ना, तो उनके लिए वो भोजन हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे देखो मुंह बना रहे हो तुम लोग, तो अब ये गंदगी पढ़ेंगे, प्रदूषण, प्रदूषण चैप्टर ही अपना गंदगी का है, गंदगी को ही पढ़ना है ना, ठीक है ना। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझ में आ गया, ऐसे प्रदूषण, ऐसे जो प्रदूषण जो जैविक घटकों के द्वारा क्या कर दिए जाएं, अपघटित कर दिए जाएं, इस प्रकार के को क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकृत प्रदूषक। तो वे प्रदूषक लिखो, वे प्रदूषक जो जैविक अपघटकों के द्वारा, जैविक अपघटकों के द्वारा, जैविक अपघटकों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, जैव
निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सीवेज। सीवेज क्या हो जाएगा? सीवेज क्या हो जाएगा आपका? जैव निम्नीकृत प्रदूषक हो जाएगा। इसके अलावा मृत शरीर, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है? डिकम्पोज होता है। मृत शरीर किसी का भी हो सकता है, पेड़ पौधों का भी हो सकता है, जीव जंतुओं का भी हो सकता है। अगर कोई मृत शरीर है तो वो भी प्रदूषक का काम करेगा कि नहीं करेगा? यदि उसको आप नहीं हटाओगे तो प्रदूषण तो हर तरीके का हो सकता है। तो ये क्या है आपके? जैव निम्नीकृत है। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं जैव अनिम्नीकृत। ये लिख लिया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जैव अनिम्नीकृत। अनिम्नीकृत प्रदूषक, वे प्रदूषक जो जैविक अपघटकों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अथवा बहुत धीरे 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 अपघटित होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में अगर पूछ ले तो? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायो ओ है ये ना, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल में वही जो PAN था आपका, वो क्या है आपका? नॉन डिग्रेडेबल है। इसके अलावा जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं जैसे कि DDT, DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो एथेन DDT की फुल फॉर्म है ना? याद होगी ना? बचपन में याद करवाई होगी, केमिस्ट्री में याद करवाई। इसके अलावा पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन या पूरे प्लास्टिक को भी आप रख सकते हो इसी के अंदर। पेन, कीटनाशक, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब के सब क्या है आपके? जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप लोग।
कहाँ लिखे? क्लोरोहाइड्रोकार्बन, क्या लिख सकते हो? क्लोरीन हाइड्रोकार्बन लिख लो यहाँ पे ही, क्लोरीन हाइड्रोकार्बन। चले आगे। देखो इसके अलावा एक प्रकार से और अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अपन ने बात करी है ना उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरी अपन ने बात करी निपटान के आधार पे। इसी प्रकार से अपन इसको प्राकृतिक और मानव जनित इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और मानव जनित, यानी कि वे प्रदूषक जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मानव निर्मित प्रदूषक। जैसे कि जितने भी आप लोग करते हो, CO2 है, SO2 वगैरह है, ये PAN है, DDT है, ये सब क्या है? आपके मानव जनित है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं प्राकृतिक कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्राकृतिक में अपन देखते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट का रीजन क्या है? प्राकृतिक है। उसके अंदर से बहुत सारी मात्रा के अंदर जलवाष्प निकलती है, तो जलवाष्प निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है तो वो सब क्या हो गया? आपका प्राकृतिक हो गया। इसके अलावा प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ठीक है, वो विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिनका उपयोग मानव नहीं कर रहा है, प्रकृति में इसी तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो प्रदूषण जो कर रहे हैं तो वो प्राकृतिक प्रदूषण हुआ। इसी के अलावा अपन देख सकते हैं कि जो जंगलों की आग होती है, जंगलों की आग ऑटोमेटिकली लग जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से जंगलों की आग लगी, तो उसकी वजह से जो CO2 निकली या कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, तो वो कैसा प्रदूषण हो गया? प्राकृतिक प्रदूषण हो गया। क्लियर है? इसके अलावा जैसे कि मान लो कोई पेड़ पौधा सड़ गया, गल गया, या कोई मानव शरीर है, जीव जंतु है, कोई मर जाता है तो उसका अपघटन होता है, लेकिन जब तक अपघटन नहीं होता है तब तक उसके अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल निकलती रहती है, निकलती रहती है। अपन ने देखा होगा कोई गाय मर जाती है अगल बगल में, अपन रोड के किनारे से जब निकलते हैं तो जब तक उसका पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं हो जाता तब तक उसके आसपास से जब अपन निकलते हैं तो भयंकर स्मेल आती है कि नहीं आती है? तो वो प्रदूषण ही तो है क्या नहीं है? तो ये प्राकृतिक है भाई। कोई जंगलों के अंदर कोई जानवर अगर मर रहा है तो वो मरेगा, उसको अपन तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। ठीक है, तो ये सारा प्राकृतिक सिस्टम है। तो इस प्रकार से यदि कोई प्रदूषण होता है तो वो कौन सा प्रदूषण है? आपका प्राकृतिक प्रदूषण है। क्लियर है? तो प्राकृतिक और मानव जनित में क्लियर हो गया, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वायु प्रदूषण की। पहला प्रदूषण आता है अपना वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती है, वो चीजें मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। आप सब लोग जानते हो, बचपन से निबंध लिखते आ रहे होंगे ना, 9वीं 10वीं में वायु प्रदूषण जल प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखो, लिखते आ रहे हो। अपन को उससे कोई मतलब नहीं है डेफिनेशन वगैरह से, अपन को मतलब है जहां से अपन को क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यही है। तो क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आता है प्रदूषकों से। क्वेश्चन कहां से आता है? प्रदूषकों से। तो वायु प्रदूषण को फैलाने वाले जो प्रदूषक है वो वायु प्रदूषक होंगे। वायु प्रदूषण को फैलाने वाले प्रदूषक क्या होंगे? वायु प्रदूषक होंगे। तो उन वायु प्रदूषकों के बारे में अपन को देखना है। वायु प्रदूषकों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उनमें से सबसे पहले अपन एक नंबर पे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी लोग जानते हो CO2 यही होती है। पहली बात तो यह है कि आप सब लोग अपन पढ़ भी रहे हैं वायु प्रदूषक के अंदर, लेकिन यह एक प्रदूषणकारी गैस नहीं है। यह एक प्रदूषणकारी गैस नहीं है। आप सब लोग कहोगे सर वायु प्रदूषक आप पढ़ा रहे हो, उसमें आप लिखा रहे हो कि प्रदूषणकारी गैस नहीं है, इसका क्या लॉजिक हुआ?
इसका क्या लॉजिक हुआ? तो बेटा इसका लॉजिक ये है कि CO2 वातावरण के अंदर उपस्थित रहती है और आपका जो जैविक प्रक्रम होता है उसके लिए एक आवश्यक गैस है भाई CO2। अपन ने जैविक प्रक्रम भी देखा था, कार्बन चक्र देखा था। कार्बन चक्र के अंदर CO2 काम आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अगर प्रदूषण फैलाने का मतलब तो क्या हुआ कि कोई चीज अपन को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन ये तो अपन को फायदा पहुंचा रही है। CO2 गैस तो अपन को क्या पहुंचा रही है? फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए CO2 गैस का ग्रहण करते हैं। तो इस वजह से इसको प्रदूषणकारी गैस तो नहीं माना जाता है। तो अपन सर इसको वायु प्रदूषक के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? तो अपन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब से औद्योगिकीकरण हुआ है, मानव ने औद्योगिकरण की जो अभिक्रिया, जो सिस्टम अपनाया विकास के लिए, तब से क्या हुआ है कि जो प्राकृतिक जो जीवन चक्र चल रहा था उस जीवन चक्र में फेरबदल हुआ है। उसमें जितनी CO2 की मात्रा होनी चाहिए थी वो CO2 की मात्रा क्या हो गई है? अब जरूरत से ज्यादा हो गई है। क्या हो गई है? जरूरत से ज्यादा। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति तो हर चीज की बेकार है, चाहे वो CO2 गैस हो चाहे कोई सी भी चीज हो। सब चीज एक लिमिट में है तो ठीक है, अगर लिमिट से बाहर जा रही है तो वो भी गलत होता है। तो CO2 गैस जब लिमिट से बाहर जाती है तो वो प्रदूषण बन जाती है, तब वो क्या बन जाती है? प्रदूषक बन जाती है। वैसे प्रदूषणकारी गैस नहीं है, इससे कोई वैसे कोई हानि नहीं होती है आदमी को पर्टिकुलरली। इससे हानि कैसे होती है कि जो CO2 गैस है उसकी वजह से अगर ज्यादा हो जाती है तो ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के अंदर सहायक होती है। ठीक है, तो पृथ्वी का तापमान इंक्रीज कर रही है, जिससे एक समस्या जनरेट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या समस्या जनरेट हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो मैंने कहा था आप लोगों से प्रदूषण क्या है? प्रदूषण वो चीज है जिसकी वजह से कोई भी अपने पर्यावरण के अंदर अवांछित या हानिकारक तत्वों का समावेश, जिसकी वजह से पर्यावरण का भौतिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन आए। तो पृथ्वी का टेम्परेचर फिक्स है 15 डिग्री सेल्सियस। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण का काम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अपन इसको वायु प्रदूषक के अंदर पढ़ रहे हैं। समझ में आया? वैसे आपका प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है? तो यह एक प्रदूषणकारी गैस नहीं है, पहली बात। तो यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो यह एक श्वसन उत्पाद है। क्या है? यह एक श्वसन उत्पाद है तथा कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण दहन से, दहन कैसा है? पूर्ण दहन से उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उत्सर्जित होती है। देखो, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन में अंतर समझो। पूर्ण दहन का मतलब होता है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से जल रहा है, कोई धुआं धक्कड़ वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है ना? तो इस प्रकार का अगर कोई पूर्ण दहन हो रहा है तो उसकी वजह से जो गैस का निर्माण होता है तो वो कौन सी गैस है? CO2 गैस है। क्लियर है? अगर अपूर्ण दहन होता है, अगर अपूर्ण दहन होता है तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। तो दोनों चीज याद रखना है, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन होता है तो CO2, अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों की अपन बात करते हैं, या कार्बनिक पदार्थ कह लो, चाहे जीवाश्म ईंधन कह सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? उस जीवाश्म ईंधन के अंदर भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
तो ये लिखो एक बार, लिख लिया ये? आगे इसी में लिखा दूं यही नीचे? यह एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। दूसरी बात, यह ठोस बर्फ या शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ के निर्माण में काम आती है। लिखो। है सॉलिड बर्फ, शुष्क बर्फ होती है ना, बर्फ जो मार्केट में मिलती है बेटा, ये है। हाँ, लिख लिया? इसके अलावा देखो और भी काम में आ सकती है, जैसे कि अग्निशमन जो यंत्र होते हैं ना आपके, उन अग्निशमन यंत्रों के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर जब H2SO4 डाला जाता है तो वहां से CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो CO2 गैस आग बुझाने के काम आती है। ठीक है ना, तो अग्निशमन यंत्रों के अंदर भी क्या काम, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लोग सब लोग देखा होगा शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, है, उसके अंदर से जो गैस निकलती है ना, खोलते ही गैस निकलती है ना, वो कौन सी होती है? CO2 होती है। तो ये चीज भी लिख लो। मैं लिखाऊं या आप लोग लिख दोगे? मैं लिखवा देता हूं, चलो। यह अग्निशमन यंत्रों में काम आती है। यह शीतल पेय पदार्थों, शीतल पेय पदार्थों में भरी जाती है। ठीक है, और रात्रि के समय पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी CO2 गैस रिलीज करते हैं, इसलिए बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोया जाता है। ये बात भी आप लोग याद रख सकते हो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैंने लिखवा दिया श्वसन उत्पाद है। ठीक है ना, क्लियर है? आगे चले, दूसरे नंबर की अपन बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है? CO। ठीक है, ये एक प्रदूषणकारी गैस मानी जाती है, इसको अपन प्रदूषणकारी गैस कह सकते हैं। सर SPM का मतलब क्या होता है? बेटा मैंने बताया था सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर, हिंदी में मैंने लिखवा रखा है निलंबन कणिका में पदार्थ। जो आपके छोटे छोटे कण वायुमंडल के अंदर घूमते रहते हैं उन्हें ही SPM कहा जाता है। जो आप लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है ना आजकल, AQI मापने के लिए प्रदूषण को, उसके अंदर भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर को एक गिनती की जाती है कि भैया सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर वायु के अंदर कितना है। ठीक है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कंटेंटों को रखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रखा जाता है।
तो उसमें से एक सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर भी होता है। ये छोटे छोटे से कण होते हैं, धूल के कण, 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन साइज तक के जितने भी कण होते हैं इनको एसपीएम कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से 2.5 एसपीएम और 10 एसपीएम जो होता है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है ना? ठीक है, अपन देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपन बात करते हैं तो यह एक प्रदूषक गैस है, प्रदूषक गैस है, इसलिए इसे नगरीय प्रदूषक, नगरीय, इस यहां पे मत लिखो, 1 मिनट रुको। यह एक प्रदूषक गैस है तथा इसका निर्माण कार्बनिक पदार्थों तथा जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से होता है। वाहनों से उत्सर्जन होने के कारण इसे नगरीय प्रदूषक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय प्रदूषक भी कहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है, हैं? बनता तो है ना। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के अंदर वो जो जिस चीज को नापते हैं ना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के अंदर वो जिस चीज को नापते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती है, कि इसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी निकल रही है। जितनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी उतना वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उसका बेकार बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है? अपन ने देखा होगा किसी का इंजन सीज हो जाता है, मतलब इंजन खराब हो जाता है, मतलब इंजन का काम मांग लेता है मोटरसाइकिलों के अंदर, धड़ धुआं दे धक्कड़े धक्कड़, खतरनाक वाली दे ना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकल रही होती है। उसके पीछे मत जाना, मर जाओगे। मतलब प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाती है। ये क्या होती है? रंगहीन, स्वादहीन और विषैली गैस है। कैसी गैस है ये? रंगहीन, स्वादहीन और विषैली गैस है। यह एक रंगहीन, स्वादहीन, स्वाद नहीं आता इसको चखोगे तो, विषैली एवं निद्राकारी गैस है। निद्राकारी गैस है। निद्राकारी गैस का क्या मतलब हुआ भाई? इसको अगर सूंघोगे आपको मस्त नींद आएगी। क्या आएगी? मस्त नींद आएगी, शानदार वाली। और आपको पता ही नहीं पड़ेगा, नींदों में आपका सांस घुटना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको नींद इतनी मचक के आ रही होगी कि आपको सांस लेने का भी पता नहीं रहेगा, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दम घुटने की वजह से आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बंद कमरे के अंदर अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे के अंदर सिगड़ी जानते हो, अंगीठी, उसको जला करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा? दम घुटने की वजह से आप लोगों को मृत्यु हो सकती है। उसका रीजन क्या रहता है वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इधर देखो, नेक्स्ट। हाँ भाई, इधर देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इधर सुनो, जो ये आपका अंकित कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर किडनी में नुकसान होता है, मैं अभी इसको पूरा अच्छे से समझा रहा हूं, देखो समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अपन बात कर रहे हैं। इधर देखो सब लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है,
एक होती है CO2, एक होती है ऑक्सीजन। ठीक है, आपका शरीर के अंदर क्या है, खून है। इस खून के अंदर क्या मिलेगा आपको, हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर की पूरे शरीर में पहुंचाना। यही काम है ना इसका। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और HBO का निर्माण करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का। ठीक है, तो जब उसका निर्माण करेगा तो वो उसके साथ में ऑक्सीजन के कण को पकड़ा उसने, हीमोग्लोबिन ने, और खून के जरिए एक एक पूरे शरीर में फैलेगा। और जब पूरे शरीर में फैलेगा तो संपूर्ण कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को वापस ग्रहण कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन से लेकर के। ठीक है, ये सिस्टम चलता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया करने के लिए जितना जल्दी उतावला कौन रहता है, ठीक है ना, तो उसका जो क्रम है वो ये है, उसका जो क्रम है वो ये है। अगर हीमोग्लोबिन के सामने 3 ऑप्शन हो, जैसे आप लोगों के सामने 3 अच्छे अच्छे ऑप्शन हो कि इनमें से कौन सी पसंद आई, तो आप सबसे बढ़िया वाली को पसंद करोगे। वैसे इसके पास भी, हीमोग्लोबिन के पास में जो ऑप्शन आते हैं कि 3 ऑप्शन है कि एक के साथ क्रिया करनी है, एक है आपके पास ऑक्सीजन, एक है CO2 और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसको सबसे प्यारी जो लगती है वो कौन लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। मतलब इन तीनों का हीमोग्लोबिन के साथ में जो क्रिया करने का जो क्रम है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाकारी गैस कौन सी है, CO। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करने वाली सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, CO। आपके अंदर हीमोग्लोबिन की तो मात्रा फिक्स है, अगर हीमोग्लोबिन को CO मिली तो CO के साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, एक हीमोग्लोबिन कम हो गया, दूसरा आया उसने भी CO से क्रिया कर ली, तीसरा आया उसने भी कुछ कर ली, कुछ मात्रा में हो सकता है ऑक्सीजन के आटा में आ जाए तो ऑक्सीजन से कर ली। ठीक है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मार्केट के अंदर ज्यादा होगी तो आपका जितना भी हीमोग्लोबिन है वो ज्यादातर क्रिया किसके साथ कर लेगा, कार्बोक्सी सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में साथ क्रिया करके एक लाल पदार्थ होता है जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये जो लाल पदार्थ होता है इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि साथ में कौन जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बंध ज्यादा तगड़ा मजबूत होता है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, क्योंकि वो ज्यादा क्रिया कर रहा है, इसलिए जितनी भी कोशिकाएं होती है उस बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन नहीं निकाल पाती। HBO का थोड़ा सा सस्ता बॉन्ड होता है, उसको तोड़ करके ऑक्सीजन खींच ली जाती है। क्लियर है। और ये जो HBO बनता है ये नींद लाने का काम करता है शरीर के अंदर। किसका काम करता है, नींद लाने का। तो नींद मस्त आएगी आपको, क्या आएगी, नींद तो मस्त आ रही है, लेकिन आपके शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से नींद के अंदर ही आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको साइलेंट सुसाइड गैस के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है, साइलेंट सुसाइड गैस के नाम से जाना जाता है। किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगर किसी आदमी को, वैसे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर गलती से आत्महत्या करने का मन में आ जाता है ना तो वो ये वाला ऑप्शन से कर लेता है। ठीक है ना, आदमी को पता भी नहीं पड़ेगा आदमी कब निकल लिया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी एक ही मिलती है बेटा, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं। अगर आप दुख से परेशान होकर के निकल गए तो जो आने वाला सुख है उससे कैसे भुगतोगे, उसको कैसे भोगोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक फेज होता है अच्छा और बुरा, निकल जाएगा। ठीक है ना। आपका जो शरीर होता है या दिमाग के अंदर जो याददाश्त होती है ना आपकी, उसके अंदर भगवान ने गुण दिया है। क्या गुण दिया है, भूलने का। किसका गुण दिया है, भूलने का। अगर ये आपके अंदर नहीं होता ना तो सब लोग डिप्रेस होकर के, अब तक तो सब लोग सुसाइड कर लेते। लेकिन भूलने के गुण की वजह से क्या होता है, जो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई सी भी मेमोरी हो, वो धीरे धीरे आदमी भूल जाता है, आगे बढ़ जाता है। ये अपन सोचते हैं कि भूलना बुरी बात है, भूलना बुरी बात नहीं है बेटा, भूलना बहुत अच्छी बात है। भूलने की वजह से तो आप जितनी भी गंदी चीजें हैं आपके
या आपके जीवन में कोई बहुत सारी बेकार चीज आई, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, ठीक है, ओए मेरी बेइज्जती कर दी, अब तो इसकी ऐसी तैसी, लेकिन थोड़ा बहुत दिन में 2-3 दिन के बाद में हाँ चल ठीक है यार कोई बात नहीं, वो आदमी भूल जाता है उस चीज को, ठीक है ना। सब भूल जाते हैं बेटा। जो जितना उस समय पे आपको, जब बेइज्जती जिस समय पे की जाती है, उस समय पे जितना आपका शरीर का नेचर होता है, जो क्रोध आ रहा होता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है ना। वो इग्नोर कर देता है, वो भूलने में ही आ गया एक प्रकार से, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, क्लियर है। सुनो, तो हाँ कहां तक लिख लिया अपन ने। यह एक रंगहीन स्वाधीन विषैली एवं निद्राकारी गैस है। आगे लिखो इसमें, इसमें लिखो क्या हो गया। अरे तो ये सीओ को तो खत्म करो, इसके बाद क्लास थोड़ी है। हाँ तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो खत्म कर लो। यह है हीमोग्लोबिन के साथ, लिखो लिखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके, क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक लाल पदार्थ का निर्माण करती है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा दम घुटने की वजह से दम घुटने की वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल वाष्प के साथ क्रिया करके, जल वाष्प के साथ क्रिया करके फॉस्जीन गैस का निर्माण करती है, जो कि एक विषैली गैस है, जो कि एक विषैली गैस है। पीछे क्या लिखाया था मैंने, यह एक वाहनों से उत्सर्जन करने से नगरीय प्रदूषक कहते हैं। हाँ लिखो जल्दी। यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर लो यार, ये जल वाष्प की जगह क्लोरीन कर लो ना, सीओ क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। जल वाष्प की जगह क्लोरीन कर लेना इसको ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके करती है ना। हाँ लिख सकते हो वो भी, साइलेंट सुसाइड, इसे साइलेंट सुसाइड गैस भी कहते हैं, इस लाइन के बाद लिख सकते हो ना, फोस्जीन। हाँ यहाँ पे लिख सकते हो इस लाइन के बाद में, इसे साइलेंट सुसाइड गैस भी कहते हैं। मैं नीचे लिख देता हूं, इसे साइलेंट सुसाइड, सी आता है ना सुसाइड,
किसे कहते हैं? सीओ को, है ना, सीओ, सीओ को। हाँ, नहीं कहीं ये फास्जिन गैस को लिख दो आप, इसलिए मैंने लिखवाया है ना, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे लिखना इस लाइन को। ठीक है, देखो जो आपका, चलो कल पढ़ेंगे अब, है ना।